This is an audio for CA Intech Capital Structure chapter. Now capital structure का मतलब होता है the mix of debt and equity used by a firm. Optimal capital structure वो capital structure है जिसपे firm का cost of capital minimum होगा. तो every firm would try to maintain the optimal capital structure. So the point is debt ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये डिस्कशन है. तो एक पार्ट ऑफ द चैप्टर थियोरेटिकल है, ऑफ कोर्स उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, पर मेजरली थियोरेटिकल है, जहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि डेट और इक्विटी कितना कितना होना चाहिए. दूसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है प्रैक्टिकल है, जहाँ पे EBIT EPS रिलेशनशिप और ROI ROE रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे. तो पहले अपने फर्स्ट पार्ट करते जो थियरी है, बिकॉज वो ज़्यादा पेनफुल और पेनफुल चीज़ों को पहले सल्टाना चाहिए. डेट जो है वो ऑब्वियसली सस्ता होता है, बिकॉज डेट होल्डर्स कमती रिस्क लेते हैं तो वो लोग को कमती रिटर्न चाहिए. प्लस डेट का जो इंटरेस्ट है PL में डेबिट होता है तो उस पर टैक्स शील्ड मिलता है. इक्विटी कॉस्टली होता है. इस लॉजिक से डेट इज प्रेफर्ड. अपने को डेट ज़्यादा लेना चाहिए, तब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा. पर प्रॉब्लम ये है कि अगर अपने डेट ज़्यादा लेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा. ठीक है, दो तरह का रिस्क है ना, बिजनेस और फाइनेंशियल. बिजनेस तो धंधे का रिस्क है, और फाइनेंशियल रिस्क तब बढ़ता है अगर कंपनी डेट लेता है. तो जाहिर है इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिटर्न मांगेंगे और KE विल राइज. तो इसलिए डिस्प्यूट है कि आप अगर डेट लेंगे तो डेफिनेटली डेट सस्ता है, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा. तो पता नहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ क्या होगा. तो इसमें दो अप्रोचेज़ है, एक है MM मॉडल, और MM मॉडल के साथ ही है एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. MM मॉडल और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दोनों अप्रोच ये मानता है कि अगर आप डेट लेंगे उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज डेट लेने से ऑब्वियसली KD कम है तो KC गिरना चाहिए, पर बिकॉज KE बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन द सेम. यानी कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट. कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में माथा लाए कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे जितना भी डेट लो, KC विल रिमेन द सेम. ये NOI अप्रोच बोलता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, और ये MM अप्रोच बोलता है. ठीक है, ऑफ कोर्स MM अप्रोच में बाद में जाके उन्होंने टैक्सेस को भी ले आया था, और जब टैक्सेस ले आया था तो कंक्लूड किया था कि नहीं, अब तो डेट बढ़िया है, बिकॉज डेट विल जनरेट टैक्स शील्ड. तो MM अप्रोच का प्रैक्टिकल्स का बात अपने कुछ देर बाद करते हैं. अभी थियरी आपको समझ में आ गया कि मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट. इसमें मैंने बहुत कुछ लिखाया था, जैसे एक पाई होता है ना, पाई केक. ठीक है, तो बोल रहे केक को कैसे कट करो, डजेंट मैटर, केक का तो साइज़ वही है ना जो है. अगर आप पाई पैन को बढ़ाते हो तब जाके वैल्यू बढ़ेगा. यानी वैल्यू ऑफ द फर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ इट इज स्प्लिट बिटवीन डेट एंड इक्विटी. वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन EBIT ऑफ द फर्म, ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म, एंड बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म. ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द फर्म. तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट. MM मॉडल के अंदर अजम्पशंस था परफेक्ट मार्केट्स, ओके, no taxes, no transaction cost, fully divisible securities, and for personal leverage and financial leverage are substitutable. ठीक है, तो ये सारा assumptions था MM मॉडल के अंदर. We'll talk about the practical later. And once again remember, मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ समरी के तौर पे, तो मेरे को फास्ट बोलना ही पड़ेगा, वरना फ़ायदा क्या अगर एक एक घंटे का ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो पर्पस ये है कि आपको पुश मिल जाए. एक बहुत ही इलॉजिकल अप्रोच था जिसका नाम था नेट इनकम अप्रोच. वो क्या मानता है, अगर अपने डेट लेंगे तो KD के वजह से KC गिरेगा, बिकॉज KE विल रिमेन द सेम. माने डेट लेने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं बढ़ेगा, और KD तो कम है, तो वेटेड एवरेज KC गिरते जाएगा. यानी इस अप्रोच के अनुसार अपने को डेट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना बढ़ा देना चाहिए. सबसे लॉजिकल अप्रोच था ट्रेडिशनल पोजीशन. ये ट्रेडिशनल पोजीशन को डिविडेंड पॉलिसी वाले ट्रेडिशनल पोजीशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा. ये अपने बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में. तो ट्रेडिशनल पोजीशन क्या था? सम डेट इज गुड फॉर द फर्म, टू मच ऑफ डेट इज बैड. सम डेट इज गुड फॉर द फर्म एक्सक्यूज मी, सम डेट इज गुड फॉर द फर्म एंड टू मच ऑफ डेट इज बैड. यानी कि अगर अपने शुरू में डेट को बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं. पर अगर अपने डेट को बढ़ाते जाएंगे तो जाके अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा. तो इसका ग्राफ यू शेप्ड था. एक्स एक्सिस पे डेट इक्विटी रेशियो हो गया और वाई एक्सिस पे KC. और आपको यू शेप्ड ग्राफ बनाना है. ऑफकोर्स बहुत स्टीप यू नहीं बनाना है. तो जहाँ पे वो कर्व सबसे लोएस्ट है वो ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो आपकी कॉपी में बनाया हुआ है. और इससे ठीक उल्टा ग्राफ यानी इन्वर्टेड यू शेप्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का बना सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म शुरू में डेट लेने से बढ़ेगा, मैक्सिमम पीक पहुँचेगा, उसके बाद गिरेगा. तो दो चार ठो ग्राफ आपको अगर पता है ना, पाई वाला, ये वाला, वो वाला, तो बहुत ईजी होता है थियरी लिखना. दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस. प्लीज़ डू रिमेंबर कि ये स्मार्टनेस
स्मार्टनेस आपको यूज़ करना है। तो दिस वाज अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर का जो थियरीज़ वाला पार्ट है, वो थियरीज़ वाला पार्ट हो गया अपना एमएम मॉडल, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल पोजीशन। ओके, तो ये सारा थियरी वाला पार्ट हो गया। मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड करता हूँ सेपरेटली, बिकॉज वरना बहुत हैवी हो जाएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे मेन सम था एमएम मॉडल के ऊपर सम, इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्सेस या इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस। मेनली इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्सेस वाला सम एमएम मॉडल का आता था। तो डिस्कस कर रहे हैं, दो फर्म्स है ए और बी। फर्म ए अनलीवर्ड है, फर्म बी लीवर्ड है, पर दोनों फर्म्स सेम रिस्क क्लास में बिलोंग करते हैं। ओके, बोथ फर्म्स बिलोंग टू द सेम रिस्क क्लास। ठीक है, तो अगर टैक्सेस फैक्सेस नहीं होता तो दोनों का केस ही सेम होता, एंड अगर वो दोनों का EBIT सेम है अगर, तो उस केस में दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, VL इक्वल टू VU। ठीक है, ए अनलीवर्ड है, बी लीवर्ड है। बट बिकॉज टैक्सेस है तो अपने को थियरी वाइज पता है वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म ज़्यादा होगा वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म, बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट। टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट का मतलब हुआ लीवर्ड फर्म का जो ब्याज है, इंटरेस्ट, वो PL में डेबिट होगा, तो ज़िंदगी भर जो टैक्स बचने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू को बोलते हैं टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट। डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस मुंह से करूंगा, बट उसके बाद मैं इक्वेशंस वगैरह बोलता रहूँगा। दोनों फर्म्स का EBIT जो है, EBIT वो बोला है से 1 लाख, 1 लाख इज़ द EBIT, और जो डिस्काउंट रेट है फॉर दिस रिस्क क्लास इज़ 10%। तो जाहिर है वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म, फर्म ए, वो होना चाहिए EBIT इंटू 1 - T डिवाइडेड बाय KC। EBIT इंटू 1 - T डिवाइड बाय KC। ये जो KC है, मैंने तो क्लास में इसको KC स्टार बोला था, बिकॉज दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, ऑफ एन अनलीवर्ड फर्म। यानी अगर एक फर्म अनलीवर्ड है तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस KC स्टार इज एक्चुअली KE फॉर द अनलीवर्ड फर्म। ठीक है, डिस्काउंट रेट फॉर द रिस्क क्लास। तो सपोज अपना क्या बोलते हैं 1 लाख EBIT है, टैक्स रेट 30% है, और जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है। तो जाहिर है वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म हो गया EBIT इंटू 1 - T डिवाइड बाय KC स्टार, यानी 1 लाख इंटू 0.7, 70,000 डिवाइड बाय 0.1 इक्वल टू 7 लाख। तो 7 लाख इज द वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म, 7 लाख। जो लीवर्ड फर्म है, जो लीवर्ड फर्म है उस पर सपोज 2 लाख का डेट है, 2 लाख का डेट है, कौन से रेट पे, 5% पे। 2 लाख का डेट है 5% पे। ठीक है, तो उस केस में लीवर्ड फर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए? लीवर्ड फर्म का वैल्यू होगा VL इक्वल टू VU, जो 7 लाख निकाले थे, प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट। घुमा के निकालते हैं, एंड लीवर्ड फर्म का वैल्यू डायरेक्टली निकालते हैं, डेट प्लस इक्विटी नहीं निकालते हैं। अपने बोलते हैं अगर ये अनलीवर्ड होता, फर्म बी अगर अनलीवर्ड होता तो उसका वैल्यू क्या होता? इसका वैल्यू उस केस पे 7 लाख होता, पर बिकॉज इसमें डेट है और उसका टैक्स एडवांटेज, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा निकालने का फॉर्मूला था T इंटू डी, T इंटू डी, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट T इंटू डी, टैक्स रेट इंटू डेट अमाउंट। तो टैक्स रेट 30% है, डेट अमाउंट 2 लाख है, तो 30% ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू व्हाट, 60,000। तो 60,000 जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू होगा, तो 7,60,000 आंसर, 7,60,000 आंसर। आई होप इस स्टेज पे कोई स्टूडेंट ये नहीं पूछेगा कि सर टैक्स रेट को डेट से क्यों मल्टीप्लाई किए, टैक्स रेट तो इंटरेस्ट पे लगना चाहिए। ठीक है, वो सब सारा प्रूफ हो चुका है कि T इंटू R इंटू डी, परपेचुइटी है डिवाइड बाय R का TD आ जाता है। तो प्लीज़ समझें एग्जाम के टाइम पे औकात क्या है लगाने का। तो 7,60,000 इज द वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म। अब अपने को लीवर्ड फर्म का वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालना है। तो डेट क्या था इसमें, 2 लाख था, तो 7,60,000 में से 2 लाख लेस किए तो 760 माइनस 2 लाख, तो 5,60,000। 5,60,000 अपना आ गया कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ द लीवर्ड फर्म, फर्म बी। अब वो पूछेगा लीवर्ड फर्म का KE और KC निकालना है, KE और KC निकालना है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे इजी तरीका है KE निकालने के लिए आपको इक्विटी का वैल्यू पता है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, पैट बाई KE। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, पैट बाई KE। तो जाहिर है KE क्या होगा, पैट बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी तो 5,60,000 पता है, अब पैट निकालना है। तो EBIT 1 लाख दिया हुआ था और 2 लाख का डेट पे 5% इंटरेस्ट था, तो कितना हो गया, 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 इंटरेस्ट लेस किए तो PBT आ गया 90,000, और 90,000 इंटू 0.7, 63,000 पैट आ रहा है। वो आप लोग भी निकाल सकते हैं धीरे धीरे कि EBIT माइनस इंटरेस्ट द होल इंटू 1 - T। तो पैट आ गया 63,000, और उसको अपने डिवाइड किए बाय द 5,60,000, तो वो KE आ गया। KE इज इक्वल टू जो अपना
63,000 डिवाइड बाय 5,60,000, वो अपना के आ गया। अब के आ गया है तो के आ गया है, के पता है अपने को, के क्या होगा 5% का पोस्ट टैक्स। तो के डी का वेटेड एवरेज से केसी निकाल सकते हैं, पर मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूँ। इंस्टेड बेटर तरीका क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT इंटू 1 - T डिवाइड बाई केसी। तो केसी क्या होगा EBIT इंटू 1 - T, यानी नो पैट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म तो 7,60,000 निकला हुआ है, वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर में जो नो पैट है वो क्या आएगा 1 लाख इंटू 0.7 70,000। तो 70,000 डिवाइडेड बाई 7,60,000, तो ये 10% से कम आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द लीवर्ड फर्म, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट सम है। ये सम दो फ्लेवर्स में आता है, या तो इस तरह से आता है जैसे मैंने बोला, ये और एक फ्लेवर में आता है। वो और एक फ्लेवर क्या था कि सम में दिया हुआ है कि एक फर्म है जो अभी अनलीवर्ड है, एक फर्म है जो अभी अनलीवर्ड है, से फर्म एक्स, और वो अब पहली बार डेट लेने का सोच रहा है। तो बताइए अगर वो डेट लेगा तो उस केस में फर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। तो सम सेम तरीके से करना है। अभी जो फर्म का वैल्यू है वो VU हो गया, फिर अपने निकालेंगे VL निकाल के उसमें डेट लेस करेंगे तो वैल्यू इक्विटी आएगा, फिर KE निकालेंगे, फिर KC निकालेंगे, जैसे मैंने बोला, ठीक है। सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी सम्स था नेट इनकम अप्रोच का, जिसमें डायरेक्टली पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डेट निकालते हैं, ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाता है, ठीक है। तो और कुछ स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि आर्बिट्राज का सम के ऊपर। देखो आज तक ज़िंदगी में तो नहीं है, आर्बिट्राज के सम में फर्म ए फर्म बी दो फर्म दिया रहेगा, और दोनों फर्म जो है, और टैक्स रेट सब में रहेगा नहीं, और दोनों सेम रिस्क क्लास में, EBIT सेम है, तो दोनों फर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम, पर एक फर्म का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, एक का कम रहेगा। तो ज़्यादा वाला वैल्यू जो है ना, उस फर्म को बेचना है, और बेच के दूसरे वाले फर्म में पैसा लगाना है, और दिखाना है कि देखो हमारा इनकम बढ़ गया। आएगा तो नहीं, पर मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ऐसा कुछ ग्रेट नहीं होता है। वी डिड नॉट फोकस ऑन इट बिकॉज इतने सारे चीज़ फोकस का है, और आर्बिट्राज का सम्स कभी नहीं आता है, ठीक है। बहुत बैड लक होगा, आएगा तो पर सबके लिए होगा, चॉइस पे छोड़ना पड़ेगा। तो ये था एक टाइप का सम। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑडियो का पार्ट 2 हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का थर्ड ऑडियो। तो इसमें अपने डिस्कस करते हैं EBIT EPS रिलेशनशिप और ROI ROE रिलेशनशिप। चलिए पहले ROI ROE रिलेशनशिप करते हैं, बिकॉज वो कंसेप्चुअल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। ऑफ कोर्स समबडी कैन आर्ग्यू कि इससे टोटल एसेट्स के बदले कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, पर अभी इस फॉर्मूला के लिए इतना आर्ग्यूमेंट को बख्श दो। तो ROI इज EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100, ठीक है ना। तो एक तो मैंने इसको प्री टैक्स बोला है, और दूसरा मैंने इसमें टोटल एसेट्स यूज़ किया है। सपोज ROI फर्म का 20% है, 20% यानी फर्म जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, उस पर 20% प्री टैक्स कमा रहा है, ठीक है ना, 20%। ऑब्वियसली ये 20% बिलोंग करता है इक्विटी को और डेट को, दोनों को, बिकॉज अपने टोटल एसेट्स लिए विच आर फंडेड बाय इक्विटी एंड डेट बोथ, और तभी तो EBIT लिए विच बिलोंग्स टू बोथ इक्विटी एंड डेट होल्डर्स। अब अगर ये फर्म डेट यूज़ कर रहा है तो इसका ROE क्या होगा, बिकॉज अगर ये फर्म डेट नहीं यूज़ करता तब तो इसका ROE क्या होता, ROI का पोस्ट टैक्स। अगर डेट नहीं है तो जो ROI निकाले 20%, उसी का पोस्ट टैक्स ROE होगा, यानी टैक्स रेट 30% तो 20 इंटू 0.7 14% ROE हो जाएगा, ठीक है ना। ROE इक्वल टू ROI इंटू 1 - T। अगर व्हाट इज़ नॉट देयर, डेट इज़ नॉट देयर, ठीक है। बट अगर डेट है तो उस केस में वेदर ROE 14% से ज़्यादा होगा या कम होगा, दैट वी हैव टू सी। तो उसको करने के लिए अपने फॉर्मूला यूज़ करते थे ROE इक्वल टू ROI प्लस ब्रैकेट ओपन ROI माइनस इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट क्लोज इंटू डेट इक्विटी रेशियो, और द होल थिंग इंटू 1 - T। ऑफकोर्स किसी का मुंह से बोला हुआ फॉर्मूला ख़राब लगता है तो आपको अपना कॉपी में खोल के देख लेना चाहिए। ROE इक्वल टू ROI प्लस स्मॉल ब्रैकेट खुला ROI माइनस इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाहर D/E डेट इक्विटी, एंड द होल थिंग जो बोले इंटू 1 - T पोस्ट टैक्स करने के लिए। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो ROI माइनस इंटरेस्ट रेट है, वो ये दिखा रहा है कि अगर ROI अपना इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, यानी अपने जिस ब्याज पे पैसा उठा रहे उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तब तो ROE बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब जो होता ना 14% उससे ज़्यादा आएगा।
पर अगर अपना ROI कमती है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट, तो अपने डेट से खराबी कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग अ करेक्ट थिंग, ओके, अपने खराबी कर रहे हैं डेट को यूज़ करके, अपने को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये फॉर्मूला था ROI रिलेशनशिप का। सपोज अपने फॉर एग्जांपल मन से मानते हैं कि अपना जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट वो सपोज 10% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, अपने अर्न कर रहे हैं 20% और इंटरेस्ट रेट 10% है। तो फॉर्मूला में ROI माइनस इंटरेस्ट रेट 20 माइनस 10 और सपोज टैक्स डेट इक्विटी रेशियो 0.5 है, तो 20 माइनस 10 आया इंटू 0.5%। तो बेसिकली 5% जो है वो ROI में 20 में ऐड हो गया, टोटल 25 आया, और बाहर में इंटू 0.7, बाहर में इंटू 0.7, तो शायद 17.5 आएगा। मैं फिर से फिगर बोलूँ, ROI 20% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, डेट इक्विटी रेशियो 0.5 है और टैक्स रेट 70% है। तो आप पुट कीजिएगा 20 प्लस ब्रैकेट ओपन 20 माइनस 10 इंटू 0.5, द होल थिंग इंटू 0.7, शायद 17.5 आएगा, बट आई मे बी रॉन्ग बिकॉज मैं मुँह जवानी कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं ROI रिलेशनशिप, और इस पे एक दो बढ़िया सम्स दिया हुआ है जिसमें प्रेफरेंस भी था, और वहाँ पूछा था व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेफरेंस टू ROE, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर टू ROE। तो कंट्रीब्यूशन प्रेफरेंस के होने से वो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, स्मॉल ब्रैकेट वाला, वो क्या हो जाएगा, सुनिए, वो हो जाएगा ROI का पोस्ट टैक्स माइनस प्रेफरेंस रेट, डिविडेंड रेट, ROI का पोस्ट टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड रेट, द होल इनटू प्रेफरेंस बाय इक्विटी। जैसे डेट डिबेंचर में एक्स्ट्रा पार्ट क्या था, ROI माइनस इंटरेस्ट रेट द होल इनटू डेट बाय इक्विटी। प्रेफरेंस में क्या होगा, ROI का पोस्ट टैक्स माइनस प्रेफरेंस रेट द होल इनटू क्या बोलते हैं प्रेफरेंस बाय इक्विटी। तो कॉपी में कराया हुआ सम्स डेफिनेटली देख लीजिएगा, ROI रिलेशनशिप। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था EBIT EPS रिलेशनशिप। तो EBIT EPS रिलेशनशिप ऑब्वियसली अपने को पता है EPS क्या होता है, EBIT माइनस आई द होल इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड द होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। EPS इक्वल टू EBIT माइनस आई द होल इंटू 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड द होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है ना। अब इसमें ये दिखता है फॉर्मूला में कि EBIT में से आई लेस हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है, तो डेट के होने से इंटरेस्ट का चाप पड़ रहा है। और अगर अपने प्रेफरेंस ले रहे हैं तो ऊपर में प्रेफरेंस का चाप पड़ रहा है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, पर अगर इक्विटी रेज करें तो नीचे में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है, यानी EPS पे डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है। बट ऑब्वियसली जो पैसा उठा रहे हैं अपने, उससे अपना EBIT भी तो बढ़ेगा ना। तो EBIT जोर से बढ़ेगा या धीरे से बढ़ेगा, दैट विल डिटरमिन कि अपने को क्या करना चाहिए, डेट और प्रेफरेंस से ज़्यादा पैसा उठा के इक्विटी से कम उठाना चाहिए, या डेट और प्रेफरेंस से कमती पैसा उठाना चाहिए और इक्विटी से ज़्यादा उठाना चाहिए। टू कीप मैटर सिंपल, अपने मानते हैं दो प्लान है, एक है डेट प्लान और एक है इक्विटी प्लान। तो डेट प्लान मतलब वो प्लान जिसमें डेट ज़्यादा उठा रहे हैं, इक्विटी प्लान मतलब वो प्लान जिसमें इक्विटी ज़्यादा उठा रहे हैं। ये दोनों प्लान्स का इनडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ता है, EPS 1 इक्वल टू EPS 2, यानी व्हाट इज़ द लेवल ऑफ EBIT एट विच EPS विल बी सेम अंडर बोथ द प्लान्स, उसको इनडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। वो सॉल्व करके निकालना पड़ता है, ठीक है। और निकालने के बाद सपोज वो 7,50,000 आया, इसका मतलब अगर कंपनी का EBIT 7,50,000 से कमती होने वाला है, तब तो कंपनी को इक्विटी पे जाना चाहिए, डेट पे नहीं जाना चाहिए। डेट केवल तभी फ़ायदेमंद होता है जब बहुत ज़्यादा अर्न करने वाले हैं, बिकॉज उस केस में डेट को देना तो जरा सा है और सारा एक्स्ट्रा इक्विटी के पास आएगा। अगर कमती अर्न करने वाले हैं तो डेट बढ़िया चीज़ नहीं है, इक्विटी पे जाना चाहिए। यानी इफ EBIT लेस देन projected indifference EBIT, then that case equity is better, and if EBIT is more than indifference EBIT, in that case debt is better। ठीक है, तो ये EPS इंडिफरेंस EBIT इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। 4-5 सम्स ही है इसका, सबसे बेस्ट पार्ट इसका कोई 15-20 सम्स नहीं है, 4-5 सम्स है, उनको अगर देख ले तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डू हैव अ लुक। ऑफकोर्स सिंपल सम भी आता था इसके अंदर, कि जहाँ पे अपने को दो अल्टरनेटिव दिया है कि ऐसे पैसा रेज करे कि ऐसा पैसा रेज करे, और वो दोनों अल्टरनेटिव में अपने को पूरा का पूरा PL अकाउंट दिखाना पड़ेगा कि EBIT में से इंटरेस्ट लेस हुआ, PBT आया, टैक्स लेस हुआ, पैट आया, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हुआ, इक्विटी अर्निंग्स आया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के EPS आया, P रेशियो दिया हुआ है, शेयर प्राइस निकाले, और जिस अल्टरनेटिव में शेयर प्राइस ज़्यादा आया वो आंसर हुआ। ठीक है ना। तो ये बेसिकली कवरेज था। एंड डू रिमेंबर दैट जब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर चालू किए थे, मतलब क्लास में, तो वो गाड़ी वाला एग्जांपल लिए थे, गाड़ी को कौन से गियर में चलाएं।
ठीक है। अगर गाड़ी को फास्ट गियर में चलाते हैं तो अपने डेस्टिनेशन जल्दी पहुंचेंगे, बट एट द सेम टाइम एक्सीडेंट हो सकता है। याद आ रहा है आपको वो चीज़? तो उसी लॉजिक से द पॉइंट इज़ दैट अपने डेट बिजनेस में ज़्यादा लें या कमती लें, डेट अगर ज़्यादा लेंगे तो वो एम्पलीफायर है, उससे इक्विटी को बहुत फ़ायदा, गुड रिटर्न्स विल बिकम ग्रेट। बट अगर बाई चांस खराब बिजनेस चला तो उस केस में इट विल बी पैथेटिक। ओके, वी विल बी ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। ठीक है, तो ये जनरल ज्ञान आना चाहिए।